सवेरे सवेरे सुरेंद्र राकेश ठेले पर फल सब्जी लगा रहे होते हैं। इस गर्मी के मौसम ने तो तबाही मचा के रख दी है। दिन चढ़ते ही सूरज देवता आग उगलने लगते हैं। शोभा, तरबूज खरबूजा छांट दिया हो तो पकड़ा दो। यही 7 बज गए, फेरी मारने निकलना है। अजी खरबूज तो सारे के सारे खराब हो गए हैं। केवल ये 4-5 तरबूज बेचने लायक बचे हैं। इतने सारे खरबूज खराब हुआ देखकर सुरेंद्र गुस्से से बोलते हुए, इतनी तगड़ी गर्मी पड़ रही है तो फल सब्जी खराब होगा ही। कितनी बार कहा है, रात को जो फल सब्जी बचकर आता है पानी में बोरी गीली करके डाल दिया करो, मुरझाएगा नहीं। हाँ, तुमने तो जैसे घर के बाहर पानी का टैंकर खड़ा करवा कर रखा है, जितना मन चाहे पानी खर्चा करे। पिछले 1 हफ्ते से सप्लाई का पानी नहीं आ रहा। खाना पीना बनाने के लिए पानी मीलों दूर कुएं से भरकर ला रहे हैं। गर्मी में हर किसी के लिए अन्न से ज्यादा पानी का महत्व होता है। इस गरीब परिवार में भी पानी की किल्लत छाई थी। सर्दी में सप्लाई का पानी आता, मगर मई जून 2 महीने बिल्कुल पानी नहीं आता, जिससे कई किलोमीटर दूर कुएं से पानी भरकर लाना पड़ता है। सुधा बहू, जल्दी जल्दी चल, नहीं तो कुएं पर पानी भरने वालों की भीड़ भाड़ हो जाएगी। मम्मा, इस पाइप से कितना चिल्ड पानी आ रहा है, नहाने में बड़ा मजा आ रहा है। प्रिंस बेटा, मैंने मोटर चला रखा है ना, इसीलिए ठंडा ठंडा पानी निकल रहा है। पड़ोसन की अमीर बहू को इस कदर पानी की बर्बादी करते देख सुधा। यहाँ गर्मी से हम गरीब पानी को तरस रहे हैं और ये पानी बहा रही हैं। बहू, हमारे पड़ोसी पैसे वाले हैं। घर में मोटर कनेक्शन से लेकर कई हजार लीटर की पानी की टंकी लगवा रखी है। छत पर स्विमिंग पूल भी बना रखा है, इसलिए अथाह खर्चा कर रहे हैं। माँ जी, आज तो धरती जलते कोयले जितनी सुलग रही है, पैर में चप्पल का भी पता नहीं चल पा रहा है। बहू, जेठ के मौसम में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। सावन भादों में ही जाकर तपिश कम होगी। कुएं पर पहुंचकर दोनों लंबी चौड़ी लाइन लगी देखती हैं। आज तो कुएं पर कुछ ज्यादा ही भीड़ है। सुधा बहू, मुझको गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है। माँ जी, आप यहाँ छाव में बैठिए, मैं भर लूंगी। लगभग 2 घंटे इंतजार के बाद सुधा का नंबर आता है और दोनों पानी लेके घर लौटती हैं, जहाँ अमीर शांति नौकरानी से घर की धुलाई करवा रही थी। कमला, जरा अच्छे से पानी मार के चुल्लू भर पानी डाल रही, पाइप से धो फर्श, दूध जितना चमकना चाहिए। मालकिन, फर्श एकदम चकाचक हो गया, फालतू में पानी मत डलवाइए। हमारी चौल में पिछले 4 दिन से पानी नहीं आया। ज्यादा किचकिच मत कर, चुपचाप फर्श धो। तभी गार्डन में बैठे अखबार पढ़ते हुए देव टोकता है, भाग्यवान, गर्मी के चलते कितने क्षेत्र में पानी नहीं आ रहा, और वैसे भी पानी की बर्बादी से घर में बरकत नहीं आती। ज्यादा पानी है तो थोड़ा पड़ोसियों को दे दो। पानी देना पुण्य का काम होता है। अरे, हमारे घर में पानी का खर्च नहीं जो पड़ोसियों को दे। इसी तरह गर्मी का प्रकोप जारी था। जहां रोजाना गरीब सास बहू मीलों दूर से कुएं से पानी भरकर लाती, वहीं पड़ोसन सास बहू पानी बहाती थी। मम्मी, मेरे पूरे शरीर में खुजली मच रही, नहला दो ना। अरे धी बहू, देख मेरा पोता कितना परेशान है, ले जाकर नहला दे पानी से। मम्मी जी, सुबह से 4 बार मोटर चालू करके देख लिया, पानी नहीं आ रहा है। छत की टंकी भी खाली है। अगले कुछ दिन तक मोटर में पानी नहीं आएगा, क्योंकि नदी का पानी दूषित होने के चलते जल की सप्लाई रुक गई है। पानी न आने के चक्कर से परिधि परेशान हो जाती है। सासू माँ, इतनी गर्मी का मौसम है, बिना पानी के मेरा तो 1 सेकंड गुजारा नहीं है। हमें भी कुएं से पानी लाना पड़ेगा। परिधि बहू, जब तक पानी नहीं आएगा पानी खरीद कर पियेंगे। पैसे की कमी थोड़ी है हमें जो। शांति ये सुनकर शोभा सुधा को अमीर होने का रौब दिखाती है। कुछ देर में पानी का टैंकर उसके गेट पर आता है, जिसे देखकर गरीब बहू के बच्चे, राधा दीदी, दादा दादी, देखो हमारे मोहल्ले में पानी का टैंकर आया, मैं तो चला नहाने। सच में ये तो मीठी पानी का टैंकर है माँ। चलो, कम से कम सरकार ने एक तो भला काम किया गरीबों को पानी देकर। ललिता, जल्दी से बाल्टी लेकर चल, 2-4 बाल्टी भर लेंगे। पसीने पसीने होकर दोनों सास ननद टैंकर के पास आकर खड़ी हो जाती हैं। भैया जी, इन दोनों बाल्टी को भर दो। तभी टैंकर वाला आदमी अकड़ते हुए बोला, अरे ओ बहन जी, इस टैंकर का पानी फ्री फंड का नहीं बट रहा है, नोट देना पड़ता है। अरे शांति बहन, तुमने इतना बड़ा पानी का टैंकर मंगाया है, ज्यादा नहीं, बस 2 बाल्टी मीठा पानी हमें भी भरने दो, खारा पानी नहीं पिया जाता है। तभी शांति दोनों की बेइज्जती मारती है और बोलती है, लो जी लो, घर बसाने भिखारी पहले आ गए। अरे, मैंने मुफ्त में पानी बांटने का ठेका थोड़ी ना खोल रखा है। 1 बाल्टी पानी का 100 रुपए दो और खरीद लो। शांति, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? शोभा बहन हमारी पड़ोसी है, कोई गैर थोड़े हैं, और पानी के बदले पैसा मांगना गलत है। देव जी, ज्यादा धर्मात्मा मत बनिए और तुम चलो, फुटो। तभी ससुर बेटा दोनों दोपहर में सब्जी फल का ठेला लेकर वापस आ जाते हैं। माँ, ललिता, चलिए, यहाँ से मैं लेकर आता हूँ पानी। दिन भर की कमाई में से राकेश 2 बड़े बोतल पानी खरीद के लेकर आता है।
सुधा ये लो, आज सब्जी बेचकर 200 रुपए का मुनाफा हुआ था, उसी में से 2 बोतल मीठा पानी लेकर आया हूँ, हिसाब किताब से खर्च करना। जी अच्छा। जरा सा मीठा पानी पीने के लिए बेचारे परिवार वालों को कीमत चुकानी पड़ती है। इसी तरह पानी का संघर्ष जारी था। गरीब लोग कड़ी गर्मी में कुएं पर आधा आधा दिन लाइन लगाए रहते, वहीं अमीर बहू के यहाँ रोज पानी का टैंकर आता था। माँ जी, आज तो कुएं के अंदर से पानी खींचने में काफी ज्यादा जोर लगाना पड़ा और आधा मटका पानी भरा है। जमीन के अंदर पानी नहीं होगा तो कुआं भी कहाँ से पानी देगा बहू, चल आज इतने में गुजारा करना पड़ेगा। तपती धूप में पानी लेकर घर आने में दोनों सास बहू पसीने में तर हो जाती। तभी चौखट पर बैठे ससुर गमछे से पसीना पोंछते हुए, अरे सुधा बहू, एक लोटा ठंडा पानी पिला दे, आज सारा दिन लू खाकर गर्मी सिर पर चढ़ गई है। सुधा बहू, सबके लिए नींबू की शिकंजी बना दे, गर्मी ने दम घोट रखा है, ऊपर से पता नहीं कब तक पानी की किल्लत झेलनी पड़ेगी। जैसे ही सुधा कुएं के पानी में नींबू पानी बनाकर पीने को देती है तो ससुर प्यास से गट गट पीते हुए मुंह बना लेते हैं। अरे राम राम राम, अरे बहू कहाँ से पानी भर कर लाई हो, एकदम गटर जैसा लग रहा है, ये पानी ऊपर से खारा भी है। अच्छा, कैसी बातें कर रहे हो, पानी तो कुएं में से भर कर लाए हैं। शोभा जैसे ग्लास के अंदर देखती है तो छोटा छोटा काई घुल कर तैर रहा था। हाय हाय, इस कुएं के पानी में कितनी काई जमी पड़ी है, भरते समय ध्यान नहीं दिया था क्या बहू? माँ जी, देखा था, लेकिन हमारे पास पानी भरने के लिए कोई और चारा भी तो नहीं है कुएं के अलावा। तभी अमीर सास बहू, जिनके घर के आगे मीठे पानी का टैंकर खड़ा था, ताना मारती हैं। पुअर पीपल, इतने भी पैसे नहीं है कि एक पानी की बोतल खरीद कर पी सके, गंदा पानी पी रहे हैं। परिधि बहू, सबके पास थोड़ी ही डेली 10,000 रुपए खर्चा लगाकर मीठे मिनरल पानी का टैंकर मंगवाना है। हाँ। दोनों सास बहू गरीब परिवार वालों का गर्मी में पानी के लिए मोहताज देखकर भी उन्हें एक बूंद पानी की सहायता नहीं करती हैं। मजबूरी में उस खारे पानी को उबाल कर छान कर पीते हैं, पर लगभग 2 दिन पानी का टैंकर नहीं आता है। पिछले 2 दिन से पानी का टैंकर वाला आ नहीं रहा है, मेरे तो शरीर में खुजली मच रही है, नहाए धोए 2 दिन हो गए। माँ जी, मुझे तो टेंशन हो रही है, घर में चुल्लू भर पानी पीने के लिए भी नहीं बचा, टैंकर नहीं आया तो मुसीबत हो जाएगी। तभी बच्चा गर्मी से गला सूखने की वजह से जोर जोर से खांसने लगता है। मम्मी, मुझे जोर की प्यास लगी है, पानी दो ना। प्रिंस, पानी नहीं है घर में बेटा। तभी सुधा पानी लेकर आती है। परिधि, ये लो, ये पानी एकदम साफ सुथरा है, बच्चे को पिला दो। थैंक्स बट नो थैंक्स, मैं अपने बच्चों को ये गंदा कुएं का पानी नहीं पिलाने वाली, मेरा बच्चा एक्वाफाइन पानी पीता है। माँ जी, आप प्रिंस को संभालिए, मैं बोतल खरीद कर लाती हूँ। घमंड दिखाकर परिधि जल्दी से दुकान पर जाती है और पानी की बोतल मांगती है, लेकिन भैया, एक पानी की बोतल देना। अरे माफ कीजिएगा मैडम जी, मैं पानी की बोतल नहीं रखता, क्योंकि यहाँ पर कोई भी पानी की बोतल नहीं खरीदता है। हताश होकर परिधि घर भाग कर आती है और फ्रिज से लेके सबके अंदर पानी देखती है। इधर पानी के चलते बच्चे की हालत खराब होती है। देखकर शांति कुएं का पानी पिला देती है। ले प्रिंस, ये पानी पी ले, जल्दी से पी ले। कुएं का ठंडा पानी पीकर बच्चा मुस्कुराकर कहता है, दादी, ये पानी कितना मीठा था, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप रो मत। देख लिया तुमने शांति, जिनको गरीब कहकर तुम लोगों ने हमेशा दुत्कारा, आज उसी ने तुम्हें पानी दिया। जल से कीमती कुछ नहीं है इस धरती पर। दोनों सास बहू अपने बर्ताव पर पछतावा करती हैं। शांति बहन, सुधा बहू, मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा दौलत धन संपत्ति का घमंड किया, मगर आज वो किसी काम नहीं आया। उस दिन से शांति शोभा में मेल मिलाप हो जाता है और अब वो टैंकर का मीठा पानी गरीब परिवार वालों को लेने देती है। वहीं कुएं के पानी पीने में बिल्कुल भेदभाव नहीं करती थी। ये क्या, मेरे पास कोई भी ढंग के कपड़े नहीं है, अब कल मैं शालिनी की पार्टी में क्या पहनूंगी? मेरे पास कोई सुंदर सी ड्रेस नहीं है। माँ, आप मुझे पैसे दो, मुझे पार्टी के लिए ड्रेस चाहिए। बेटा, तेरी गरीब माँ के पास पैसे नहीं है और वैसे भी शादी के लिए मुझे 1-1 रुपए बचाना है। मेरी प्यारी बहन, इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये देख, मैंने तेरी एक सुंदर सी ड्रेस तैयार कर दी, इसे पहन और चली जा शालिनी की पार्टी में। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच, आप कितनी अच्छी हैं। और सबसे बड़ी बात, आपको इतने अच्छे अच्छे कपड़े सिलने आते। एक बार जब मुझे स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जीतना था, तब भी आपने ही मेरी हेल्प करी थी। हाँ हाँ, जा, अब तुझे लेट नहीं हो रहा है, जल्दी से ड्रेस पहन ले। अपनी दोनों बेटी के बीच प्यार देखकर पल्लवी नजर उतारती है और अपनी बड़ी बहन की बनाई ड्रेस पहनकर आयशा पार्टी में चली जाती है। दोनों बहनों के बीच बहुत प्यार था। थोड़े दिनों में दोनों बहन शादी करके नदी किनारे अपने अपने ससुराल में आ जाती हैं। माँ जी, हमारा घर तो नदी के किनारे ही है। यहाँ का मंदिर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ये जगह बहुत ठंडी भी है। जून के महीने में भी गर्मी का एहसास नहीं हो रहा। बहू, इस नदी किनारे घर की यही तो सबसे बड़ी खासियत है कि आसपास का माहौल, घर, जमीन, हवा सब ठंडी रहती है, क्योंकि यहाँ से कुछ दूर पहाड़ जो हैं
अच्छा माँ जी, फिर तो काम खत्म करके मैं आपके साथ नदी के किनारे बैठा करूंगी। हाँ बहू, क्यों नहीं। खुशकिस्मती से छोटी बहन भी शादी करके गरीब बहन के बगल वाले अमीर ससुराल में आ जाती है। तब आयशा, वाह, मेरा ससुराल तो बहुत बड़ा है और यहाँ से नदी का किनारा बहुत सुंदर लगता है। हाँ बहू, वो तो होगा ही, हमने नदी के किनारे पर प्रॉपर्टी ही इसीलिए खरीदी थी। ये जगह बहुत सुंदर और शांत है। और सुबह का नजारा तो और भी बेहतर होता है। हाँ ठीक है, बहुत बातें हो गई, अब तुम दोनों जाओ आराम करो। तब दोनों बहू बेटे आराम करने चले जाते हैं। वहीं गरीब बहन की झोपड़ी नदी किनारे अमीर बहन के बड़े से बंगले के साइड में ही थी और वो भी अपने ससुराल में गृह प्रवेश करती है। लगता है माँ आपकी प्रीता बहू को नदी किनारे का घर बहुत पसंद आ गया है। लेकिन माँ, सिर दर्द की वजह से चाय पीने का मन कर रहा है, चाय बना दो। अरे माँ जी भी शादी की थकावट की वजह से थक गई होंगी, आप उनको क्यों बोल रहे हैं। अब तो मैं आ गई हूँ ना, मैं करूँगी ये सब काम। माँ जी चूल्हा बताइए। बहू, चूल्हा तो घर के अंदर है, लेकिन जब बारात लेकर जा रहे थे उससे थोड़ी देर पहले इस पर कढ़ाई गिर गई जिससे ये टूट गया, तो उस पर चाय नहीं बन पाएगी। लेकिन हमारे घर के बाहर एक चूल्हा है, तो उस पर चाय बना ले। ये तो माँ जी सोने पर सुहागा हो गया, नदी को देखकर चाय बनाऊंगी अब। तब प्रीता नदी किनारे चाय बनाकर सास और पति को पिला देती है, जिसके पीकर दोनों को तरोताजा लगता है। अगले दिन प्रीता घर के बाहर की तुलसी में जल चढ़ा रही थी। तभी मॉडर्न अमीर बहन अपने घर से बाहर निकलकर नदी किनारे एक्सरसाइज कर रही होती है। अरे दीदी तुम, मुझे नहीं पता था कि मैं शादी करके आपकी तरह नदी किनारे आ जाऊंगी। अरे आयशा, तू इसी वाले घर में है, मुझे तो पता ही नहीं चला, रुक मैं आई। ऐसा कहकर प्रीता उसकी तरफ आती है। लेकिन वो गरीब घर में रहती है, अगर आसपास के लोगों को पता चल गया तो मैं तो अमीर हो चुकी हूँ, अपना स्टैंडर्ड खराब नहीं कर सकती। तू क्या सोच रही है, मैं तो बहुत खुश हूँ सुबह सुबह तुझे देखकर। वैसे तेरे एक्सरसाइज करने की ड्रेस मुझे अच्छी लग रही है, लेकिन माँ जी ने मुझे सुबह सुबह ये साड़ी दी, कैसी लगी तुझे। एकदम बकवास, और मुझसे थोड़ा दूर रहो, आपसे अमीर ससुराल में आई हूँ, अब मेरा भी कोई स्टैंडर्ड है। ये तो सिर्फ मेरे एक्सरसाइज के कपड़े, इसके बाद देखना मैं कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहनूंगी। आपकी सास ने आपको दी भी तो ये टुच्ची सी साड़ी। आयशा, तू ये मुझसे कैसी बातें कर रही है, मैं तेरी बड़ी बहन हूँ। प्लीज डोंट टेल दिस वर्ड, मैं नहीं चाहती किसी को भी पता चले आप और मैं बहनें हैं। जरा खुद को देखिए, कैसे कपड़े हैं, कितनी छोटी सी झोपड़ी में रहती हो, और मैं नदी किनारे अमीर महल जैसे ससुराल में। अब आपका मेरा कोई मेल नहीं है। ये सुन प्रीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने घर में चली जाती है। वहीं आयशा को भी पैसे रुतबे को लेकर घमंड आ जाता है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और अमीर बहन अपने घर में मॉडर्न और शॉर्ट ड्रेस पहनकर रहती है और आसपास के लोग उसके बारे में बातें बनाते हैं। लेकिन वहीं गरीब बहन संस्कारी बनकर साड़ी में रहती है, पर अपने हाथों से कपड़े सिलकर पहनती है। एक दिन पड़ोसन परेशान होकर देवयानी के पास आती है। अरे देवयानी, कल शाम को मुझे अपनी बेटी के ससुराल जाना है, मेरे पास ना अच्छे कपड़े खरीदने के पैसे नहीं है, सिर्फ ये सादा सफेद कपड़ा है, लेकिन इसका मैं क्या पहन कर जाऊँ समझ नहीं आ रहा है, वो लोग बहुत अमीर हैं। अरे शकुंतला, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो, मेरी बहू को बहुत अच्छे अच्छे कपड़े सिलने आते हैं। बहू, तुम कुछ कर सकती हो क्या शकुंतला बहन के कपड़ों का। आंटी जी आप चिंता मत कीजिए, इस सादे कपड़े को मैं सतरंगी बना दूंगी और बहुत सुंदर लहंगा चोली सिल दूंगी। पड़ोसन चली जाती है और प्रीता प्राकृतिक रंग इकट्ठा कर लेती है और नदी के किनारे थोड़े से पत्थर और लकड़ी की आग जलाकर उस पर पतीला रख प्राकृतिक रंग डाल देती है और शकुंतला के कपड़ों को धागों के साथ बांधकर गर्म पानी में डाल देती है। उसे ऐसा करता हुआ देख अपने घर में आयशा देखती है। दीदी को नदी किनारे देखकर ऐसा लगता है जरूर कोई नई ड्रेस बना रही है। खैर छोड़ो, मुझे क्या, मैं तो अपने लिए डिजाइनर कपड़े बाहर से मंगवा सकती हूँ। कुछ देर बाद प्रीता उस कपड़े को बाहर सुखा देती है और फिर सूखने के बाद बढ़िया सी लहंगा चोली तैयार कर देती है। अगले दिन शकुंतला उसे पहनकर बहुत खुश होती है। आसपास के लोग प्रीता की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। फिर एक पड़ोसन की शादी में भी आयशा डिजाइनर कपड़े पहनकर आती है, वहीं प्रीता अपने हाथ के बने कपड़े पहनती है। वाह बहू, तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो, कपड़े कहाँ से लेकर आई हो। अरे मेरी बहू ने ये कपड़े कहीं से लिए नहीं है, बल्कि खुद अपने हाथों से तैयार किए हैं। वाह, बहू को बहुत अच्छी ड्रेस बनानी आती है। अरे सविता, तू देवयानी की बहू की क्या तारीफ कर रही है, मेरी बहू को देख, 5 लाख की डिजाइनर ड्रेस पहन के आई है, तेरे बच्चों की शादी में सुंदर लग रही है ना मेरी बहू।
क्या 5 लाख के डिजाइनर ड्रेस, इससे अच्छा तो तू अपनी बहू को 2000 की साड़ी पहना देती। मुझे तो हंसी आ रही है, इतनी महंगी ड्रेस वो भी बेकार सी। आयशा तुम्हें बुरा लगेगा लेकिन मैं फिर भी कहूंगी तुमसे अच्छी मुझे प्रीता बहू की ड्रेस लग रही है। सविता चली जाती है। आयशा तू अपना दिल छोटा मत कर, मुझे तेरे कपड़े अच्छे लग रहे हैं। मुझे झूठा दिलासा देने की ना कोई जरूरत नहीं है, समझिए आप। दिन गुजरते हैं। प्रीता नदी किनारे बैठकर पड़ोसियों के लिए कपड़े सिलती है। वहीं आयशा डिजाइनर कपड़े ऑनलाइन मंगवाकर पहनती है। फिर डेस्टिनेशन वेडिंग के कुछ लोग इस नदी किनारे वेडिंग कर रहे होते हैं, जिसमें क्रिश्चियन दूल्हा दुल्हन अमीर बहन गरीब बहन को भी शादी में आने का इनविटेशन देते हैं। क्रिश्चियन वेडिंग में जाने के लिए आयशा बाहर से कपड़े मंगवाती है। देखना माँ जी, आज की पार्टी में मैं ही अच्छी लगूंगी, मुझे भरोसा है। बहू कितने प्यार से उन्होंने तुम्हें बुलाया है, लेकिन इस शादी में तुम साड़ी तो पहन नहीं सकती, उनकी तरह गाउन चाहिए। माँ जी अब चिंता मत कीजिए, मुझे गाउन बनाना आता है। मैं एक आपके लिए और अपने लिए ड्रेस तैयार कर देती हूँ, वैसे भी शादी शाम की है। प्रीता अपने और सास के लिए सुंदर सा गाउन तैयार कर लेती है। वहीं नदी किनारे बहुत अच्छी वेडिंग की डेकोरेशन होती है और दूल्हा दुल्हन की रिंग सेरेमनी होती है। पार्टी में दोनों बहनें अपनी अपनी ड्रेस पहनकर आ जाती हैं। Wow, you're looking so beautiful. You just like my wife. बट तुम्हारी ये जो पड़ोसन है उसकी ड्रेस इतनी अच्छी नहीं है। Yes, your gown is amazing. Thank you. हाँ अच्छा तो लगेगा ही, क्योंकि तुमने मेरी डिजाइनर ड्रेस को मेरे घर से चोरी करके जो पहन लिया। दोस्तों ये ड्रेस मैंने तुम लोगों की शादी के लिए कल ऑर्डर की थी, जो इस गरीब ने मेरे घर से चोरी कर ली। मुझे इसकी बनाई ड्रेस पहनकर आना पड़ा, जो तुम्हारी शादी में बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। What? It's ट्रुथ प्रीता? नो, ये ड्रेस मैंने अपने हाथों से बनाई है। आयशा तुम झूठ क्यों बोल रही हो? मैं अभी आपको अपने सामने ये ड्रेस बना कर दिखा सकती हूँ। मेरी बहू सच बोल रही है, विश्वास करो। तब प्रीता सबके सामने सिलाई मशीन पर ड्रेस बनाकर सबको दिखाती है, जिससे सब आयशा को घूर कर देखने लगते हैं और शर्मिंदगी से आयशा अपना सच कबूलती है। आप सब लोग मुझे माफ कर दीजिए, और दीदी आप भी। आपको नीचा दिखाने के चक्कर में मैं और खुद को अच्छी ड्रेस में दिखाने के लिए मैंने ये सब किया, जो फेल हो गया। आपकी कला को आपसे कोई नहीं छीन सकता। कैसी बहन हो तुम? अपनी बहन के साथ कोई ऐसा करता ही क्या? तुम्हारी वजह से तुम्हारी बड़ी बहन को कितनी तकलीफ हुई। कोई बात नहीं, ये मेरी छोटी बहन है, मैंने इसे माफ किया। मैं जानती हूँ अच्छे कपड़े पहनने का शौक तो इसे शुरू से ही है। अगर तुझे तारीफ चाहिए तो मैंने जो अभी ड्रेस बनाई है तू वो ले, या मेरी वाली ले ले। तू तो जानती है मैं तुझे कितना प्यार करती हूँ। सॉरी दीदी, अमीरी की वजह से मैं यही भूल गई कि आप मुझसे कितना प्यार करती हैं। तब आयशा भी बड़ी बहन की बनाई ड्रेस पहनकर शादी में सभी लोगों से तारीफ पाती है और दोनों बहनें नदी किनारे वाले ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती हैं।